Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathlinks by Hashim Zia. बेटा आज ट्रिगोनोमेट्री का 5th लेक्चर के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री के ईकेट लेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, आज उसको इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, आज के लेक्चर में आपको आइडिया हो जाएगा। एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है, कि ट्राइंगल के अंदर आने वाली तमाम कॉम्प्लेक्शंस, ट्राइंगल के अंदर आने वाले तमाम किस्म की फनकारियां, उन सबको ना सिर्फ सीखना बल्कि नस्ट, आईबीए, एनईडी, जीआईकेआई फास्ट लेवल के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से उनको भी डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब और उसको देखते हैं कि भाई ये लेक्चर स्टार्ट कैसे हो रहा है। सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर जब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक ट्राइंगल को सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देखते हैं कि बेटा ट्राइंगल होता क्या है। ऑल्दो ये बात बहुत ही फजूल सी लगेगी बहुत से लोगों को, मगर मेरा बेटा ये बात सीखनी बहुत जरूरी है। ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है 3 कोनों वाली। देहाती जबान में इसको आप कोने कहते हो, मगर अच्छी जबान में इनको वर्टिसेस कहा जाता है। किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं और इनको आप वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी कह सकते हो। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखना चाहता हूं तो मुझे ट्राइंगल की कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा भाई, एक ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं मेरा बेटा? 3 वर्टिसेस होती हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि वर्टेक्स ए के सामने वाली जो साइड होती है, क्या कहा? वर्टेक्स ए के सामने वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। सेम गोज फॉर हियर। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड जो होती है उसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा कि एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं और हर वर्टेक्स के अपोजिट साइड उसी के स्मॉलर लेटर से डिनोट होती है। ये स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी होती है, ये क्या होती है मेरा बेटा? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होती है। ये क्या होती है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होते हैं और इन साइड्स को आप डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको साइड ए, अगर आपको वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी की वैल्यू दे दी जाए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके साइड सी की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी की वैल्यू दे दी जाए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके साइड ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको वर्टेक्स ए और सी की वैल्यू दे दी जाए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इस साइड बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और एंगल्स कितने होती हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई वर्टेक्स ए के ऊपर जो एंगल एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं बेटा? अल्फा। वर्टेक्स ए का जो एंगल होता है उसको कहते हैं अल्फा। वर्टेक्स बी के ऊपर जो एंगल एग्जिस्ट करता है मेरा बेटा उसको क्या कहते हैं? बीटा। और वर्टेक्स सी के ऊपर जो एंगल एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? गामा। तो ये 3 बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स यानी कि कोनों की बात कर रहा हूं। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है। अच्छा भाई, एक ट्राइंगल के अंदर ना सिर्फ 3 साइड्स होती हैं बल्कि 3 एंगल्स भी होती हैं। और ये एंगल्स कैसे होते हैं कि भाई आपके पास जो साइड वर्टेक्स ए होता है उसका एंगल अल्फा, वर्टेक्स बी का एंगल बीटा, वर्टेक्स सी का एंगल गामा। मेरा बेटा जब ये बात हमसे की जाती है कि एक ट्राइंगल को सॉल्व करना है तो हमें बात मालूम होनी चाहिए किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल्स हैं। अब ट्राइंगल को सॉल्व कैसे करना है? अभी मैंने आपको ट्राइंगल किया ये तो बता दिया। हमारी जो आज के टॉपिक की हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें से मैंने लफ्ज ट्राइंगल तो आई गेस क्लियर कर दिया। अब ये वर्ड आ रहा है सॉल्यूशन। सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा ट्राइंगल को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। आज की क्लास में हम मैक्सिमम वेज को सीखेंगे इंशाल्लाह। पहला तरीका कि भाई आपके पास लॉस के जरिए हम ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हैं। क्या कहा? ट्राइंगल को आप यूजुअली लॉस के जरिए सॉल्व करते हो। अब दुनिया में 2 तरह के लॉज एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। एक लॉज होती है राइट एंगल लॉज। क्या कहा मैंने? एक लॉज कौन से होती है? राइट एंगल ट्राइंगल लॉज। और दूसरे लॉज होते हैं आपके पास जर्नल लॉज। ये 2 बातें जो मैं करने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करवाने के लिए लॉस का सहारा लेते हो, कुछ कंडीशंस का सहारा लेते हो। दुनिया में 2 तरह की लॉज हैं, या तो राइट एंगल ट्राइंगल लॉज है या फिर जनरल ट्राइंगल लॉज। राइट एंगल ट्राइंगल लॉज अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर कौन से होते हैं,
मेरा बेटा याद करो, बचपन से लेकर तुम्हारी ट्यूशन वाली बाजी ने सिर्फ तुम्हें एक ही बात बताई होगी, वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा वो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। वो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बेसिकली एक राइट लॉ है, या राइट एंगल ट्रायंगल लॉज है। यानी कि वो पाइथागोरस थ्योरम जो तुम आज तक यूज करते हुए आए हो, वो सिर्फ ऐसे ट्रायंगल पे अप्लाई होगा जिसके अंदर कोई राइट एंगल मौजूद होगा, 90 डिग्री का एंगल मौजूद होगा। इसीलिए अगर मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसमें 90 का एंगल एग्जिस्ट करता हो, जिसमें राइट एंगल एग्जिस्ट करता हो, तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल लॉ है। अच्छा भाई, जनरल लॉज कौन से होते हैं? एक और एमसीक्यूज भी इस बात पे आता है, चलो मैं डिफाइन कर देता हूं। जनरल लॉज में बहुत सारे लॉज आ जाते हैं। साइन लॉ आपके पास आता है, एक जनरल लॉ है। कोसाइन लॉ भी आपके पास आता है, जनरल लॉ है। एक और लॉ भी हमारे पास होता है, टेंजेंट लॉ। हम यूजुअली साइन लॉ और कोसाइन लॉ को जर्नल लॉ कहते हैं। ऑल्दो टेंजेंट लॉ भी जर्नल लॉ में आता है, मगर उसको जर्नल लॉ नहीं कहा जाता। उसके पीछे रीजन ये है कि आप हमेशा सिर्फ साइन लॉ और कोसाइन के ऊपर ही अपने ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे होते हो। यानी कि साइन और कोसाइन दुनिया के किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करवाने के लिए आप यूज करवा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कहां यूज होता है? जहां पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल मौजूद होगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड, इस हेडिंग का नाम ही क्या है? जनरल लॉज। यानी कि ऐसे लॉज जो किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करवाने के लिए यूज करवाए जा सकते हो। तो आपके पास लोग इसको तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं जनरल लॉज की। एक है साइन लॉ, एक है कोसाइन लॉ। बहुत से लोग टेंजेंट लॉ को तीसरा जनरल लॉ कहते हैं, बट ये तीसरा नहीं होता। टेंजेंट लॉ साइन लॉ की एडवांस फॉर्म होती है, रिमेंबर दिस थिंग। टेंजेंट लॉ अलग से लॉ नहीं माना जाता दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स के अंदर। एक क्वेश्चन नस साइड के ऊपर, आईवीएस साइड के ऊपर, और इस साल एनईडी के अंदर भी पूछा गया लास्ट ईयर। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था, उसने आपसे एक सिंपल सा एमसीक्यू दे दिया कि भैया बताओ ऑप्शंस के अंदर से कौन से जनरल लॉज नहीं है। बताओ ऑप्शंस में से कौन से जनरल लॉ नहीं है। और एक दफा ये नस साइड के ऊपर ऐसे आया था कि इन चारों ऑप्शंस में से बताओ कौन से जनरल लॉज हैं। तो उसमें एक था साइन लॉ, ऑप्शन बी कोसाइन लॉ, साइन एंड कोसाइन, साइन एंड टेंजेंट, ये टेंजेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन एंड कोसाइन आर ओनली कंसीडर एज द जनरल लॉ। टेंजेंट लॉ कंसीडर नहीं होता जनरल लॉ, क्योंकि वो साइन लॉ की ही एडवांस फॉर्म है। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि भैया ट्राइंगल के अंदर आपके पास तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होती हैं, और सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब ये है कि आप ट्राइंगल को लॉज के ऊपर सॉल्व करते हो। और ये लॉज बहुत सारी तरह के होते हैं। ये लॉज आपके पास पाइथागोरस थ्योरम वाले लॉज भी होते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रॉपर्ली ब्रश। हम इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप आगे चल के ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे कि जब जहां पे हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, दे प्रॉपर्ली ब्रश, इसके ऊपर अपने चीजों को फाइंड कर रहे होंगे। दूसरी बात क्या करी भैया, लॉज आपके पास और तरह के जनरल लॉज भी होते हैं, यानी कि ऐसे लॉज जो हर ट्राइंगल को सॉल्व करवा सके। फॉर एग्जाम्पल साइन लॉ और कोसाइन लॉ। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन गर्दिश कर रहा होगा कि सर ये साइन लॉ होता क्या है, ये कोसाइन लॉ होता क्या है? बचपन में नहीं पढ़ा था, कोरोना आ गया था सर, वो ट्यूशन वाली बाजी ने सिखाया नहीं था, तो बेटा मैं सिखाता हूं। और साइन लॉ कोसाइन लॉ अप्लाई कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पे आ जाती है। तो आइए जरा सीख लेते हैं इस बात को भी भैया। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात? कोई मसला? वेरी गुड। साइन लॉ क्या कहता है और साइन लॉ होता क्या है? ऑल्दो बहुत से टीचर्स पहले जरा एंगल्स के ऊपर ही बात करते हैं, पर चलो मैं साइन लॉस पे ले जाता हूं। साइन लॉ क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट मुझसे अगर पूछे कि भाई साइन लॉ क्या है, मेरा बेटा साइन लॉ बहुत ही मजे की चीज है। जिस तरह हमने कहा कि यूजुअली ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए जो जनरल तरीका है वो आपके पास दो लॉस के ऊपर आता है, या तो साइन लॉ पे आएगा या कोसाइन लॉ पे आएगा। क्लियर है? नहीं मेरा बेटा टेंजेंट जनरल लॉ नहीं आता। साइन लॉ क्या होता है भाई? साइन लॉ आपके पास होता है सिंपल तरीके से, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो भाई इसके रट्टे नहीं मारने, ये मैंने आपके पास जर्नल स्टेटमेंट लिख दी साइन लॉ की। अब आपके पास कोई जो भी दो साइड्स गिवन होंगे, उनके एंगल गिवन होंगे, उसके ऊपर आप साइन लॉ को अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज आपको एक ऐसा ट्राइंगल सॉल्व करना है जिसमें आपके पास ए और बी का साइड का डेटा गिवन है, तो आपके पास ये साइन लॉ क्या बन जाएगा उसके लिए? a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। लेट सपोज आपको साइड b और साइड c के रिस्पेक्ट से डेटा गिवन है, तो साइन लॉ अगर वहां पे अप्लाई करना है तो साइन लॉ कैसे अप्लाई करोगे? b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा। और अगर आपको a और c यानी कि साइड a और साइड c का डेटा गिवन है, तब साइन लॉ क्या बन जाएगा आपका?
A डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू C डिवाइडेड बाय साइन गामा। कहने का मकसद ये है कि भाई ये पूरा का पूरा लॉ नहीं है, ये जर्नल लिखने का तरीका है। जो भी दो साइड्स गिवन होंगी उनके रिस्पेक्ट से आप लॉ को अप्लाई कर देते हो। अभी बहुत से बच्चों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि आपके इंटर के कॉन्सेप्ट्स का बिगाड़ा करने वाले टीचर्स ने डाला होता है कि साइन लॉ का यूज करना है या कोसाइन लॉ का यूज करना है। ये आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए अगर आप अच्छे बच्चे हो। नहीं आ रहा तो चलो मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि सर किस ट्राइंगल के ऊपर साइन लॉ यूज करेंगे, किसके ऊपर कोसाइन करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मेजॉरिटी अवाम कंफ्यूज होती, तो बेटा भी परेशान नहीं होना, भी समझाऊंगा। कोसाइन लॉ क्या होता है? कोसाइन लॉ बड़े मजे की चीज है। कोसाइन लॉ लिटरली बड़े मजे की चीज है। कोसाइन लॉ क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का, भाई जो दो साइड्स आगे गिवन है वो लिखी जाएंगी, माइनस का 2bc, जिस साइड के रिस्पेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो। लेट सपोज ये पहला जो कोसाइन लॉ में अप्लाई कर रहा हूं ये साइड ए के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहा हूं, तो एंगल भी उसी का आएगा, कॉस अल्फा। दूसरा देख लो भाई, दूसरा क्या हो जाएगा? अगर मैं साइड बी के रिस्पेक्ट से कोसाइन लॉ अप्लाई करूं तो कोसाइन लॉ क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac। किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहा हूं? बी साइड के रिस्पेक्ट से, तो कॉस क्या हो जाएगा एंगल में? बीटा। और थर्ड वन, अगर साइड सी के रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस अल्फा। मैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अक्सर बच्चों के जहन में अब एक बात आएगी, सर ये वाले फॉर्मूलास कब यूज करने हैं, सर ये वाले फॉर्मूलास कब यूज करने हैं। तो बेटा मेरी एक शॉर्ट ट्रिक जहन में रखिएगा। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको, हाँ एग्जैक्टली मेरा बेटा गामा आएगा, एग्जैक्टली गामा आएगा। मेरी एक शॉर्ट ट्रिक आपने जहन में रखनी है, वो शॉर्ट ट्रिक बहुत काम की है, $1 बिलियन की है। अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए, एग्जामिनर आपसे कहता है एमसीक्यूज के अंदर सॉल्व द ट्राइंगल, तो बेटा सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि एंगल्स और साइड को फाइंड करना है। जो भी एंगल्स फाइंड करनी हो, जो भी साइड्स गिवन हो, आपको मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ सॉल्व द ट्राइंगल, तो इसका मतलब कि एंगल्स और साइड को फाइंड करना है। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, कभी भी अगर आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यूज दे दी जाए, यानी कि एग्जामिनर ने आपको साइड ए की वैल्यू भी दे दी, साइड बी की वैल्यू भी दे दी, साइड सी की वैल्यू भी दे दी, और फिर कहता है कि एंगल्स बताओ, अगर आपको तमाम साइड्स की वैल्यूज दे दी जाए और फिर कहा जा रहा है कि एंगल्स बताओ, तो बेटा हमेशा कोसाइन लॉ यूज करोगे। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यूज दे दी जाए, यानी कि मुझे लेट सपोज 2 सेंटीमीटर इस साइड की, 4 सेंटीमीटर इस साइड की, 3 सेंटीमीटर इस साइड की, तीनों साइड्स की वैल्यूज दे दी हैं, तो कोसाइन लॉ यूज होगा हमेशा। दूसरी शॉर्ट ट्रिक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल, क्या कहा? दोबारा कान खोल के सुनना, मैंने कहा कभी भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल दे दिया जाए, तब भी हमेशा कोसाइन लॉ यूज करोगे, लेट सपोज क्वेश्चन आपका पेपर में आया कि बेटा साइड बी की वैल्यू है 4 और साइड सी की वैल्यू है 9, साइड बी की वैल्यू है 4 और साइड सी की वैल्यू है 9, और एंगल अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो बताओ एक्स वाई जी कुछ भी सॉल्व करने को कह दिया, तो बेटा आपको गौर से देखिएगा, आपको ये एक साइड की वैल्यू गिवन है, आपको ये एक साइड की वैल्यू गिवन है, और इनके दरमियान का एंगल गिवन है। जब दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल गिवन होगा, तब भी हमेशा कोसाइन लॉ यूज करते हो। ये दो बातें अपने जहन में रख लो, क्योंकि इन दो कॉन्सेप्ट के अलावा हर जगह पे साइन लॉ यूज होगा। दोबारा सुनना क्या कहा मैंने कहा कभी भी एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स गिवन हो, तब भी कोसाइन लॉ यूज करोगे। अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल या दरमियान का एंगल उनके गिवन हो, तब भी कोसाइन लॉ यूज करोगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहां पे हमेशा क्या यूज करोगे? साइन लॉ यूज करोगे। क्लियर है मेरा बेटा? एक शॉर्ट ट्रिक आपने अपने जहन में रखनी है। अभी इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा बेटा। अभी हम देखेंगे कैसे करना है, अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ओके, अच्छा भाई देखते हैं क्या चीज है। अच्छा भाई, लेट सपोज आपसे कोई बंदा कहे कि भाई मैं आपको एक ट्राइंगल दे रहा हूं, और ये एनटीएस के पास पेपर में आने वाला एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, वो तो बच्चों वाला, इंशाल्लाह आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। और आपको एक ट्राइंगल आया, ट्राइंगल दे दिया गया,
आपसे कहा जाता है कि भैया इस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, आपसे कहा जाता है इस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू है 45 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, और इधर x लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ गया। क्या क्वेश्चन है कि भाई इस साइड की वैल्यू उसने आपको 30 दे दी, इस साइड की वैल्यू क्या दे दी, 30 दे दी, 30 दे दी, इधर की 40 दे दी, और एक इस तरफ 3 गिवन है, इस तरफ x गिवन है। कहता है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। बेटा सबसे पहले तो घबराना नहीं है भाई, देखो ट्राइंगल आया है ना, सबसे पहले मेरे बेसिक अल्फाजों को याद रख लेना। भाई ट्राइंगल अगर आया है तो पहले उसकी मार्किंग कर लो। देखो ये a वर्टेक्स है, ये b है, और ये क्या है, c है। a के सामने वाली चीज क्या होती है, स्मॉल a, b के सामने वाली चीज क्या होती है, स्मॉल b, और c के सामने स्मॉल c। अब ये जो एंगल आपको गिवन है किस पे गिवन है, वर्टेक्स a पे, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, 30 डिग्री, और एंगल बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 45 डिग्री। और आपको जो साइड्स गिवन है वो साइड ए की वैल्यू गिवन है 3, और साइड डी की वैल्यू गिवन है x। तो भाई मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि साइन लॉ कब अप्लाई होगा, कोसाइन लॉ कब अप्लाई होगा। अब जल्दी से कमेंट में बताओ कि साइन लॉ इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, कोसाइन लॉ अप्लाई होना चाहिए। जल्दी से बताओ साइन लॉ अप्लाई होगा या कोसाइन लॉ अप्लाई होगा। वेरी गुड। वो तमाम स्टूडेंट जिनका जवाब ये है कि सर कोसाइन लॉ अप्लाई होगा, अपने आप को रख के एक चमाट मार सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा इस क्वेश्चन में ना तो आपको तीनों साइड की वैल्यूज गिवन है, साइड सी की वैल्यू कहां गिवन है भाई, नहीं गिवन, और नहीं आपको दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल गिवन है। इसका मतलब क्या है, क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, साइन लॉ अप्लाई करोगे। अब साइन लॉ भी 3 है, कौन सा वाला साइन लॉ अप्लाई करोगे, जहन में बात आती है, कौन सा वाला साइन लॉ अप्लाई करोगे। मेरा बेटा देखो साइड ए और साइड बी का डेटा गिवन है ना, तो वही साइन लॉ अप्लाई करूंगा। तो क्या हो जाएगा साइन लॉ, सिंपल सा है भैया, सिंपल सा है। क्या कहता है, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। सही है ना मेरा बच्चा। तो क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा हो गया भैया। भाई देखो a की वैल्यू क्या गिवन है 3, b की वैल्यू क्या गिवन है x, साइन अल्फा यानी कि क्या हो गया, साइन 30 डिग्री, नीचे क्या आ गया, साइन बीटा यानी कि बीटा की जगह पे बीटा का एंगल, तो वो क्या है 45। और हम लोग ये तमाम एंगल्स की वैल्यूज निकालना बहुत आसानी से सीख चुके हैं मजे के साथ। बोलो भाई याद है या भूल गए मेरा बच्चा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 45 की 1/√2। सिंपल तरीके से साइन 45 में 1/√2 कर दो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है मेरा बच्चा, सिंपल 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल तरीके से हाफ 1/2, ये बीच में आ रहा होता है हमारे पास। तो क्या हो गया बेटा, ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2। इसको रेसिप्रोकेट करवा दूंगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मेरा बेटा, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x अभी नीचे है, तो पूरी की पूरी टर्म को रेसिप्रोकल करवा दो। तो क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 1/2। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपकी आसानी के लिए बेटा स्टेप के साथ करवा रहा हूं, बट ऑब्वियसली जब आप पेपर में करोगे जल्दी जल्दी करोगे तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना, आपकी आसानी के लिए। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली जो ऊपर जाके क्या होती है, पलटा खा के लिखी जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2√2, और फिर ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6√2। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, 6√2। और लेट सपोज एग्जामिनर ने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया भैया, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा कर दिया, तो उसने पॉइंट्स में वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपको √2, √3 और √7 की और √5 की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। √2 किसके बराबर होता है, 1.4 के बराबर होता है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। √3 1.7 के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से अगर मेरा आंसर डेसिमल प्लेस में आ रहे हैं तो क्या करूंगा, 6 को 1.4 से मल्टीप्लाई करवा दो, उनमें से कोई एक ऑप्शन मेरा आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बच्चा, वेरी गुड। अरे क्यों मेरा बच्चा, बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई, सब करेंगे, हम सब करेंगे। हम कॉस की एग्जांपल्स भी करेंगे, हम साइन की एग्जांपल्स भी करेंगे, हम टेंजेंट की एग्जांपल्स भी करेंगे बेटा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन नस साइड पे पूछे जाने वाला बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है अगर a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, कहता है अगर a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और b की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, अगर a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और b की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो बताओ बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ये वही क्वेश्चन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं क्योंकि एग्जामिनर को इस बारे में आइडिया है कि बच्चे को तो बेटा ट्रायंगल बनाना नहीं आता होगा नॉर्मली अवाम को। तो भाई सबसे पहला काम, क्वेश्चन आया, हमने जल्दी से रफली ट्रायंगल एक सोचा ध्यान में कि भाई देखो a की वैल्यू गिवन है 3। अब मैं डायरेक्टली आपको स्टेप सिखा रहा हूं, अभी हमने बेसिक स्टेप पे करना सीख लिया ना बेटा, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज। a क्या होता है यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या गिवन है 3, b की वैल्यू गिवन है 4, अल्फा क्या गिवन है 30 डिग्री, और बीटा कह रहा है फाइंड करो।
तो यार देखो गौर से, साइन लॉ अप्लाई करूं या कोसाइन लॉ अप्लाई करूं? भाई सर ने बताया था कोसाइन लॉ खाली दो कंडीशन पे अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, फेल हो रही है। इसका मतलब कौन सा लॉ अप्लाई करूंगा, साइन लॉ अप्लाई करूंगा। अब साइन लॉ क्या कहता है, भाई जिसके रिस्पेक्ट डेटा गिवन है उसके रिस्पेक्ट से अप्लाई कर दो। तो क्या लॉ है, ये लॉ है ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, सही है ना, इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। मगर बेटा आप ये इंटरमीडिएट में सॉल्व नहीं कर रहे, आप एप्टीट्यूड के लिए कर रहे हो, तो एक स्टेप और एडवांस चले जाओ कि बेटा ये बी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो नीचे के डिवाइड डायरेक्टली करवा दो ना। यानी कि डायरेक्टली आपको लॉ ऐसे भी याद होना चाहिए कि ए डिवाइडेड बाय बी बराबर है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा के। आप इसको इस कंडीशन में भी आ रख सकते हो, सही है ना मेरा बच्चा। अपने लिए आसानी पैदा करो भाई, अगर आपको इस फॉर्म में आसानी से याद हो रहा है इस फॉर्म में याद रखो, साइन लॉ को इस फॉर्म में याद रख सकते हो, इस फॉर्म में याद रखो, कोई मसले की बात नहीं है। तो बेटा देखो ए की वैल्यू क्या गिवन है 3, बी की वैल्यू क्या गिवन है 4, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3, बी की वैल्यू क्या गिवन है 4। और आपसे आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भैया साइन अल्फा, साइन का साइन एज इट इज, अल्फा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और नीचे क्या है साइन बीटा का साइन बीटा, सही है भाई। 3/4, 3/4 को भी एज इट इज रहने दो। देखो मुझे साइन बीटा चाहिए, बीटा साइन बीटा भी नीचे है, तो पूरी टर्म को रेसिप्रोकेट करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू अभी रखना चाहते हो तो अभी रख दो, साइन 30 की वैल्यू अभी रख देता हूं डायरेक्टली में। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ का हाफ, इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या काम कर रहा, हमने इस पूरी टर्म को रेसिप्रोकेट करवा दिया ताकि साइन बीटा ऊपर चला जाए, सही है ना मेरा बेटा। ये देखो ये हाफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये हाफ पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन बीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 1 जा 2 2 4। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब साइन को जब दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3। क्या आ जाएगी मेरा बेटा बीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3। अब जहन में बात आती है, सर क्या आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ दिया जाए। अब मेरे दो आपसे बातें हैं। पहली बात तो देखिए, ये जो क्वेश्चन जिस पास पेपर से नस के मैंने लिया था, वहां पे ऑप्शंस के बारे में बच्चे ने हमें ये बताया था कि सर ऑप्शंस के अंदर इसी फॉर्म में आंसर गिवन था। बट लेट सपोज थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं भाई, क्या पता नस का एग्जामिनर आपकी दफा में फिरकी ले ले आपसे, वो बोले कि नहीं भाई एंगल गिवन है, 4 एंगल्स गिवन है, एंगल्स में से कोई एंगल बताओ कौन सा होगा, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जल्दी से सोचना है कि भैया ऐसा कौन सा इनवर्स में करीब तरीन का नंबर है जो 1/√2 पे या 1/2 पे या साइन इनवर्स 1/3 पे मुझे मिल रहा होता है। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं, कोई मुझे बता सकता है कि 30 डिग्री कितने पे मिलता है, यानी कि साइन 30 किसके ऊपर मिल रहा होता है आपको, भाई हाफ पे मिलता है, और ये वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 0.5 से ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी हम कह सकते हैं होगी। और 45 किस पे मिलता है, 45 हमें जो मिल रहा होता है मेरा बच्चा किस पे मिलता है, सिंपल तरीके से आपके पास मिलता है 1/√2 के ऊपर, तो उसके मुकाबले में थोड़ी सी लेसर हम कह सकते हैं कि हो, है ना भाई, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो आप इसको थोड़ा सा उनके दरमियान का जो भी एंगल होगा आप उसको ले सकते हो, यानी कि जो 45 डिग्री से लेसर और 30 डिग्री से बड़ा होगा आप उसको अपना एंगल तसव्वुर कर सकते हो। यानी कि आपके पास अगर ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन आपको लेट सपोज गिवन है 15 डिग्री, लेट सपोज अगर आपको एक ऑप्शन गिवन है 30 डिग्री, एक ऑप्शन गिवन है 40 डिग्री, एक ऑप्शन गिवन है 50 डिग्री, लेट सपोज ऑप्शन में अगर ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो भाई ये बात एग्जामिनर को पता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो बेटा उसको भी पता है कि एग्जैक्ट आंसर तो आप नहीं निकाल सकते, सही है ना। आपने साइन इनवर्स के ऊपर जाके चेक कर लिया कि भाई साइन इनवर्स 1/2 के ऊपर, साइन इनवर्स 1/√3 के ऊपर कौन सा 5 बेसिक एंगल्स में से एंगल पड़ता है। लेट सपोज आपने चेक कर लिया कि भैया हाफ के ऊपर मुझे 30 डिग्री मिल रहा है, तो ये हाफ से बड़ी वैल्यू, तो आपने कह दिया कि यार इसके अगला नंबर कौन सा होगा, अगर उससे छोटी है ना तो जो भी उनके दरमियान में यहाँ पे आंसर होगा आप उसको अपना करेक्ट आंसर तसव्वुर कर लोगे। लेट सपोज आपका ये आंसर 30 डिग्री से बड़ा है मगर 45 से छोटा है, तो 40 मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। क्लियर है मेरा बेटा, एक सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या कहा हमने कि भाई अगर मेरी ये वैल्यू, लेट सपोज मेरी ये वैल्यू क्या हो, साइन इनवर्स हाफ से जो 30 डिग्री होता है उससे बड़ी हो, मगर साइन इनवर्स 1/√2 जो कि 45 डिग्री उससे छोटी हो, तो जाहिर सी बात है बीच की कोई वैल्यू मेरा आंसर होगी। तो चारों ऑप्शंस के अंदर जो बीच का एंगल आ रहा होगा मैं उसको अपना करेक्ट आंसर मान लूंगा अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। इस बात को समझ पाते हो नहीं समझ पाते, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाजमी टाइप करके बता दीजिए मेरा बेटा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर एंगल निकालने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे,
अरे मेरा प्यारा मुन्ना, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब देखो जरा ऊपर है, ऊपर जब मैं मीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कटवाऊंगा, यानी कि मल्टीप्लाई, ये ऊपर नीचे कट रहा है, तो यूनिट तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना। रेशियो का यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरा बेटा वैसे ही कैंसिलेशन हो जाती है वहां पे। पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पे एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल फाइंड करने के लिए यूनिट में कन्वर्जन की नीड नहीं है। यस, अगर साइड्स के यूनिट डिफरेंट होते, लेट सपोज ए गिवन होता मीटर के अंदर और बी गिवन होता सेंटीमीटर में, तब तो मैं ऑब्वियसली कन्वर्ट करवाता, किसी एक सिंगल यूनिट में लेकर आता। मगर जब यूनिट सेम गिवन है और एंगल फाइंड करो, तो एंगल कभी कोई यूनिट नहीं होता, एंगल एक रेशियो को डिनोट करता है, उसमें कार्डन बीटी में यूनिट कैंसल आउट हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे साइड को फाइंड कर रहा होता और लेट सपोज उस साइड सी का आंसर सेंटीमीटर में आ जाता, मगर जो ऑप्शंस गिवन होते वो मुझे मीटर में गिवन होते, तब ऑब्वियसली कन्वर्जन करता। कि अगर मुझे साइड सी निकालने को दे दी जाती, और ये बहुत दफा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आती है, बेटा मैं आपको 20,000 क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, बट जाहिर सी बात है लेक्चर्स के अंदर मैं आपको 20,000 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर दे सकता हूं। तो आपने जो एक बात करी, मैं उस बात के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं कि लेट सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि आपको साइड सी फाइंड करनी है, आप उस साइड सी का आंसर सेंटीमीटर में निकाल लो, मगर जो चार ऑप्शंस गिवन हो मीटर में गिवन हो, तब ऑब्वियसली आप कन्वर्जन करोगे। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आते हैं बेटा। क्लियर है मेरा बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन फास्ट साइड पे भी आया हुआ है, आईबीए साइड पे भी पूछा गया। आईबीए के सीएस साइड के ऊपर आई गेस आया था, मगर आईबीए अपना पैटर्न अब चेंज कर रहा है, तो बेटा इंटीग्रेशन भी लास्ट ईयर तो आईबीए के पेपर के अंदर पूछी गई थी माशाल्लाह से। सो करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई। एक ट्राइंगल गिवन था, एक ट्राइंगल गिवन था, यहाँ पे एक्स गिवन है और इस साइड पे आपको 3 गिवन है, एंड देन आपको इस साइड पे 4 गिवन है और आपसे यहाँ पे एक एंगल गिवन है 30 डिग्री का। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, जो बच्चा समझने वाला है उसके लिए बहुत बड़ा इशारा दे दिया उसने, और ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मेरे शागिर्दों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई जब कभी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ गया, तो उन्हें खुशी से उछलना चाहिए कि 4 नंबर, 1 नंबर फ्री में मिलेगा। आईबीए में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जिनको नहीं पता उनकी आसानी के लिए मैं बता देता हूं, और नस साइड पे 1 नंबर का होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन तो फ्री का नंबर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा शागिर्द जानता है इस बात को कि भाई ट्राइंगल को सॉल्व करना है, और कैसा ट्राइंगल आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट देखो कि भाई दो साइड्स की वैल्यूज गिवन है, दो साइड्स की वैल्यूज गिवन है, और उनके दरमियान का एंगल भी गिवन है। तो बेटा क्या निकालोगे, क्या डालोगे इसके अंदर भैया? कोसाइन लॉ अप्लाई करोगे, कोसाइन लॉ अप्लाई कर दोगे मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से। तो भैया ये आपको साइड ए की वैल्यू भी गिवन है, साइड बी की वैल्यू भी गिवन है, और साइड सी कैलकुलेट करनी है, और साइड सी का एंगल गामा भी गिवन है आपको भैया। सही है ना मेरा बच्चा? तो भाई मैंने आपको कोसाइन लॉ पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कोसाइन लॉ। मैंने आपसे कहा कोसाइन लॉ ये होता है कि जिस साइड पे फाइंड करना हो, सिंपल तरीके से उसको यहां पे रखो, बाकी की दोनों साइड्स इक्वल टू किस तरफ आएंगी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का साइन फॉर्मूले का। जो दो साइड्स ए और बी जिनको नहीं फाइंड कर रहे, वो किसके साथ आती है? 2ab के साथ आ जाती है, तो क्या बन गया? माइनस का 2ab, और फिर कॉस का कॉस, और जिस साइड को फाइंड कर रहे हैं उसी का एंगल आता है कॉस के साथ, तो कॉस गामा का कॉस गामा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है वैसे, कोसाइन लॉ को वैसे आसान तरीके से ही बच्चों को समझाते हैं अक्सर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर, कि भाई अगर डायरेक्टली एंगल फाइंड करने को लेट सपोज आ रहा है, तो क्या कर लो, इस तरीके से लिख दो उसे, कॉस गामा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। इस तरीके से भी हम बच्चे को ये कोसाइन लॉ को रीअरेंज करके दिखा रहे होते हैं कि भाई कोसाइन लॉ कभी सॉल्व करने के लिए आ जाए डायरेक्टली, तो एप्टीट्यूड लेवल पे आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अगेन ये इसी फॉर्मूले से आगे पीछे करके शिफ्टिंग करके ये वाला फॉर्मूला निकाला हुआ है, तो ये भी कोसाइन लॉ ही है मेरा बच्चा। तो अगर आपके पास डायरेक्टली एंगल फाइंड करने को आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लेट सपोज आपसे कहता है भाई कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा के लिए बन जाएगा भाई जिसका एंगल है ना, उस वो माइनस में जीत जाएगी। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि लेट सपोज ये एंगल किसका आ रहा है? अल्फा का, तो भैया क्या करो, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, जिसका एंगल आ रहा है वो नेगेटिव में ले लो, और डिवाइडेड बाय 2bc। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया भैया, बच्चे बच्चे याद रखेंगे इस फॉर्मूले को तो हमारे, है ना भाई? कोई मसला, कोई मसला? वेरी गुड। लेट सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि कॉस बीटा का फॉर्मूला बता दो क्या होगा, या कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज मनी। सही है ना मेरा बच्चा? एप्टीट्यूड पे जब तुम करने बैठे हो, तुम्हें इस फॉर्मूले से भी अगर कोई एडवांस फॉर्मूला आता है, तुम उसको यूज करना हमेशा, क्योंकि टाइम तुम्हें सेव करना है अपना। तो भाई अगर तुम्हें डायरेक्टली एंगल करने को आ रहा है, तो क्या करो, सिंपल सा फॉर्मूला अपने ध्यान में रखो, कॉस बीटा के लिए क्या हो जाएगा? क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई कि भैया जिसका फॉर्मूला है, जिसका एंगल है, वो माइनस में जाता है, तो बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी? स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बीटा का फॉर्मूला, तो बीटा की साइड क्या होती है? नेगेटिव का बी, तो बी का स्क्वायर, और नीचे
जो दो पॉजिटिव वाली टर्म्स है वो टू के साथ लिखी जाती है, टू एसी हो जाएगा। भाई बच्चे बच्चे जहन में बिठाएंगे ना इस फॉर्मूले को, क्या मसले की बात है। वापस आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन बहुत ही मजे का है, वापस आ जाओ। तो क्या कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है इसको सॉल्व करके दिखा दो। अभी सॉल्व कर लेते हैं भैया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कैसी, तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एंगल गामा का गिवन है तो गामा के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से कॉस गामा। क्या बन जाएगा, कॉस गामा। कॉस गामा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, गामा का फॉर्मूला है तो माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। सही है ना बेटा। तो गामा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 30 डिग्री, तो cos 30 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरा बच्चा 9, प्लस का बी का स्क्वायर, बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का सी स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 2ab। तो देखो 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, तो 4 3 12 एंड देन 12 2 24। वेरी गुड। तो आपके पास आगे क्या आ गया, cos 30। cos 30 क्या होता है मेरा बच्चा, cos 30 सिंपल तरीके से √3 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 को 25, माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24, 2 1 2, 2 12 24। सही है मेरा बेटा। कैसे किया, ये 24 में डिवाइड हो रहा है, वहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 12 में डिवाइड हो रहा है, उसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये वाला काम क्या करा है एक्सप्लेन कर देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 24 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 12 इंटू √3 इक्वल टू के बाद 25 माइनस का सी स्क्वायर। अब भैया अब तो सॉल्व कर लो, अब क्या मसले की बात है, क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 12 √3। अब हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन आगे पॉइंट की फॉर्म में गिवन हो, अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो बेटा ये नस के पेपर में, आईबीए के पेपर में इसलिए पूछा गया। √3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए आपको, तो क्या करोगे सिंपल तरीके से 12 को पहले √3 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो √3 क्या होता है मेरा बेटा 1.7, तो 12 इंटू 1.7 कर दो, क्या बन जाएगा 12 इंटू 1.7। आई बिलीव सिंपल तरीके से ये हो रहा होगा, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, क्या 20.4, 7 2 14 का 4 और 1 का 1। सही है ना मेरा बच्चा। फिर क्या हो जाएगा, आप 7 1 7 और 1 8 हो गया आपके पास। सही है। फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉस, 2 1 2 और फिर 1 1 1। हाँ एग्जैक्टली आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20.4। पॉइंट क्यों आया, मैंने पहले भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई डेसिमल वाली सिखाई भी है कि जितने भी आपके पास नंबर डेसिमल वाले होते हैं डिजिट से पहले, उतने ही आप लास्ट में आंसर के ऊपर लेफ्ट साइड से लगा देते हो। तो क्या बन गया 20.4, यानी कि आंसर क्या होगा 25 माइनस का 20.4। अब डेसिमल की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, बहुत ही आसान सी है भैया। 0.4 को अगर मैं एक सिंगल डिजिट से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, वहां पे 0.6 आ रहा होगा। ऐसा ही है ना मेरा बच्चा, अगर एक सिंगल डिजिट से मैं 0.4 को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली इट विल बी 0.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, इट विल बी 0.6 यहाँ पे आ गया। और अब कितने बचे, 5 थे ना पहले। अगर मैं देखो 25 में से अगर मैं 20 निकालता हूं तो सिंपल 5 आंसर है मेरे पास। मगर यहाँ पे क्या है मेरे पास 0.4 और निकालना है, 25 माइनस 20.4 है। लेट सपोज अगर 0.4 मेरे पास ना हो, तब कैलकुलेशन क्या होगी, 25 में से 20 निकालना, 25 में से 20 निकालोगे तो 5 आंसर होगा। मगर अब मुझे 0.4 और निकालना है, तो 5 में से अगर 0.4 और निकालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। तो मेरा फाइनली सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी 4.6 आ रही होगी। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट लूंगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग अराउंड 2.2 2.3। तो ये मेरा फाइनली साइड सी की वैल्यू आ रही होगी। क्या वैल्यू आ रही होगी साइड सी की, फाइनली मेरी साइड सी की वैल्यू आ रही होगी 2.2 2.3। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना है काइंडली, तो आइए जरा उसके ऊपर चल लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री बन जाए, अगर कभी भी आपके पास एंगल क्या बन जाए 90 डिग्री बन जाए, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कोसाइन लॉ उस फिर पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। ये मैंने बहुत बिलियन डॉलर्स की बात कही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि क्या होगा अगर कोसाइन लॉ के अंदर जो एंगल हम ले रहे हैं वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए। मैंने क्या कहा उसको दोबारा समझिएगा। मैंने कहा अगर कभी भी कोसाइन लॉ के अंदर एंगल क्या बन जाए, कोसाइन लॉ के अंदर एंगल बन जाए किसके 90 डिग्री के बराबर, तब क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम के बराबर कोसाइन लॉ रिड्यूस हो जाता है। यानी कि लेट सपोज अगर आपका एक कोसाइन लॉ आ रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गामा। लेट सपोज अगर इस गामा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री,
तो cos 90 क्या होता है 0, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, विच इज टेक्निकली अ पाइथागोरस थ्योरम, विच इज टेक्निकली अ पाइथागोरस थ्योरम। सेम गोज फॉर हियर कि अगर मैं साइड ए के रिस्पेक्ट से बात कर लूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc cos अल्फा, यानी कि अगर अगर कोसाइन लॉ का एंगल, अगर कोसाइन लॉ का एंगल किसके बराबर आ जाए, 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तो मेरा बेटा ऐसे कोसाइन लॉ को फिर हम कोसाइन लॉ नहीं कहते, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेनेवर अ कोसाइन लॉ इज रिड्यूस, कोसाइन लॉ इज ऑलवेज रिड्यूस इन पाइथागोरस थ्योरम व्हेन द एंगल बिकम्स 90 डिग्री। अच्छा, तो इसके तीन तरह के आपके पास अगेन इसके वो हो सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर, या फिर आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में। तो बड़ी बेसिक सी बात है। हाँ भी क्लियर है यहां तक की बात, कोई मसला, कोई मसला, कोई मसला? वेरी गुड। एक और कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर बेटा बहुत ज्यादा पेपर में आता है, एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरा बेटा लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का मेरा बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इस टॉपिक से पेपर में आता है, लार्जेस्ट एंगल एज वेल एज रिपीटेड एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। व्हाट इज इट मीन बाय लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल? होता क्या है, अक्सर पेशतर एग्जामिनर, अक्सर पेशतर एग्जामिनर क्या करता है, एक ट्राइंगल दे देता है और उस ट्राइंगल के अंदर तमाम साइड्स की वैल्यूज दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 7 3 कैन बी डेविड 2, यानी कि मैंने आपको एक ट्राइंगल दे दिया, एग्जामिनर ने क्या करता है, ये क्वेश्चन आईबीएस साइड पे भी आते हैं बेटा, नस साइड पे भी आते हैं, एलईडी साइड पे भी आते हैं, यू नेम इट एनी यूनिवर्सिटी, हर एक में आते हैं। आपको ट्राइंगल दे देता है, उसकी तीनों साइड दे देता है और फिर कहता है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। अब देखो ये क्वेश्चन नस साइड पे भी बहुत आता है, एलईडी साइड पे भी आता है, आईबीएस साइड पे भी आता है, क्योंकि जो नल्ला बच्चा होगा ना, जो हमारा लेजेंड बच्चा होगा, लेजेंड बच्चा, उसको लार्जेस्ट एंगल नहीं पता होगा, वो क्या करेगा, वो पहले अल्फा की वैल्यू निकालेगा, फिर बीटा की वैल्यू निकालेगा, फिर गामा की वैल्यू निकालेगा, यानी कि वो बारी बारी तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर लेगा और फिर कहेगा कंपेयर करवा के, सर इन तीनों में से बड़ा वाला जिसकी वैल्यू बड़ी है वो है, उसका आंसर वो होगा। तो लेजेंड और नल्ला बच्चा ये काम करेगा, अच्छा बच्चा ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बेटा टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज मनी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये लार्जेस्ट एंगल या स्मॉलेस्ट एंगल का क्वेश्चन आ जाए, ये 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ये चुटकी बजा के सॉल्व होना चाहिए, चुटकी बजा के सॉल्व होना चाहिए। लार्जेस्ट एंगल कैसे निकालते हो मेरा बेटा, द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्जेस्ट, द एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लार्जेस्ट। यानी कि ट्राइंगल का ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी साइड सबसे बड़ी होगी, जो भी साइड सबसे लार्जेस्ट होगी, उसके सामने वाला एंगल, उसका एंगल क्या होगा, वो भी लार्जेस्ट होगा। तो जो साइड लार्जेस्ट है उसका एंगल लार्जेस्ट है। लेट सपोज इस एग्जांपल वाली क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके अंदर कोई बंदा मुझसे कहता है कि भाई लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, तो मैं देखूंगा लार्जेस्ट साइड कौन सी है, ये 7 वाली साइड लार्जेस्ट है, इसका मतलब क्या है, जो 7 के सामने वाला एंगल है वो लार्जेस्ट होगा। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा, कोसाइन लॉ पे निकालूंगा या साइन लॉ पे निकालूंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए भाई, तीनों साइड्स गिवन है तो कोसाइन लॉ पे निकलेगा। और क्या फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई कि cos अल्फा इक्वल टू, cos अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। भाई जिसका एंगल वो नेगेटिव के साथ लिखा जाता है, तो क्या बन गया, नेगेटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब 2 के साथ ऊपर वाली दो पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगे, 2bc, क्या बन गया, cos अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, देखो बी साइड की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया, सी स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नेगेटिव का ए स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ भाई 7 का स्क्वायर 49 हो गया आपके पास, जो भी 7 का स्क्वायर आप कर लो, इंटू 2 इंटू बीसी। 2 की वैल्यू क्या मेरा बच्चा 2, एक 2 फॉर्मूले का, एक 2 क्वेश्चन का, एक 2 इसका, एक 2 साइड सी का, एक 2 साइड बी का, तो क्या बन गया 2 टू 4 एंड 4 3 12, नीचे आ गया 12। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से जो अल्फा आपके पास आएगा ये कौन सा एंगल होगा, लार्जेस्ट होगा। तो बेटा 3 सेकंड से ज्यादा लगने नहीं चाहिए सॉल्व करने के अंदर, सही है ना। आपने नल्ले बच्चे की तरह पहले तीनों एंगल्स निकालने के बाद कंपेयर नहीं करवाना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो जो आसान क्वेश्चन है उसको जल्दी सॉल्व करना है ताकि लेंथी क्वेश्चन को टाइम दे सके। अब इसी एग्जांपल को देखो, इसी एग्जांपल को देखो, अगर क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर आपको उसने तीनों साइड्स की वैल्यूज दे दी और कहता है बताओ स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी। अगेन जो नल्ला बच्चा है वो तीनों पहले एंगल्स निकालेगा
और फिर देखेगा सबसे छोटा एंगल कौन सा आ रहा है और फिर बोलेगा सर छोटा वाला तो ये आ रहा है। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा काम नहीं करना। ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से जो साइड सबसे छोटी होगी उसी का एंगल भी सबसे छोटा होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड, the angle opposite to smallest side is also the smallest angle of the triangle. The angle opposite to smallest side of the triangle is also the smallest angle of the triangle. या इस क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे छोटी साइड कौन सी है 2, उसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा गामा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा गामा। तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा आपका इस फॉर्मूला, cos गामा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो सिंपल तरीके से वैल्यूज को पुट करवा दो और सॉल्व कर लो। 7 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर दैट इज 4 ऑब्वियसली, एंड देन 7 2s are 14 एंड देन 14 3s are, जो भी आपके पास आ रहा है उसको फर्दर तरीके से सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर है मेरा बच्चा? कोई मसला? कोई मसला कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना रिव्यू दीजिए बेटा, क्या मसला आ रहा है। ओके बेटा मैंने वो क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि भाई देखो आपके पास कभी भी सिंपल सा जो कोसाइन लॉ होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि बेटा जो कोसाइन लॉ होता है, कोसाइन लॉ क्या होता है, लेट सपोज मैं ए की रिस्पेक्ट कर ले लूं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा 2bc कॉस अल्फा। कोई भी कोसाइन लॉ जो आपके पास होता है एक कंडीशन के ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने कहा कोसाइन लॉ एक कंडीशन के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर कभी भी कोसाइन लॉ के अंदर जो एंगल आ रहा हो, क्या कहा, अगर कभी भी कोसाइन लॉ के अंदर जो एंगल आ रहा हो वो 90 डिग्री के ऊपर चला जाए, अगर कभी भी कोसाइन लॉ में आने वाला एंगल 90 डिग्री पे चला जाए तो मेरा बेटा कोसाइन लॉ फिर रिड्यूस हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम पे। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब मैं कॉस के अंदर एंगल की जगह पे 90 डिग्री रखूंगा तो मेरा बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ऑब्वियसली बाकी जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है खत्म हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, खाली ये बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। दैट इज नथिंग बट अ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज नथिंग बट अ पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के ऊपर जो लॉ काम कर रहा है, जो लॉ वर्किंग कर रहा है वो कुछ और नहीं है, पाइथागोरस साहब का थ्योरम तो था और क्या था। तो मैंने ये बात समझाई थी उस वक्त कि भाई कोसाइन लॉ एक कंडीशन के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंडीशन ये होती है अगर एंगल 90 डिग्री का आ जाए। तो आपके पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एक ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक हो जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और एक हो जाएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर अगर आप किसी भी कोसाइन लॉ को अगर आप क्या कर दो उसका एंगल 90 डिग्री के ऊपर कर दो तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। सर कॉस अल्फा इज इक्वल टू -3 आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। अरे मेरा बच्चा मैंने रैंडम आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको रैंडम दिया है, इट सिंपली मींस मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। ऑब्वियसली पेपर के अंदर जब आएगा तो आप उसको फर्दर सॉल्व करने को, अगर तो आपको रियल वैल्यूज नहीं दी जाएंगी तो ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि फिर इसी इन्हीं के ऊपर आंसर आ रहा होगा, या फिर आपको वही जो आपका भी लास्ट जहां तक सॉल्व पॉसिबल है ना सॉल्यूशन, वही आपको ऑप्शंस के अंदर आंसर्स गिवन होंगे। क्लियर है मेरा बेटा? एग्जैक्टली मैं उस बात पे आ रहा हूं। अच्छा भाई, अब जब ट्राइंगल को इतना डिस्कस कर ही लिया तो एक और चीज ट्राइंगल में देख लेते हैं। मेरा बेटा एक कॉन्सेप्ट हमेशा अपने जहन में रखिएगा, अगर आपके सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा ट्राइंगल जो मैंने ड्रॉ करा है, इसकी एक बात आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए कि भाई किसी भी ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स हो सकते हैं, 3 एंगल्स हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको इस क्लास के स्टार्ट में ही बताई कि दुनिया का कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें 3 साइड्स होती है, 3 ही एंगल्स होती हैं। ये एक कंडीशन को, एक लॉ को फॉलो करती है। जिस तरह एक सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो बेटा एक ट्राइंगल के अंदर जो इन तीनों ट्राइंगल्स का सम होता है ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने करी, $1 बिलियन की बात है कि किसी भी दुनिया के ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स का सम होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ट्राइंगल का सम इससे एक्सीड कर जाए। और इस बात के ऊपर हमारे पास बेतहाशा क्वेश्चन आते हैं भाई, इस बात के ऊपर परेशान नहीं होना बेटा, क्वेश्चन करवाऊंगा इस बात के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हमारे पास, एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि एक बंदा मुझसे कहता है, लेट सपोज ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अल्फा की वैल्यू दे दी गई क्या 60 डिग्री, मुझे अल्फा की वैल्यू दे दी जाए क्या 60 डिग्री, और मुझे साइड ए की वैल्यू दे दी जाए क्या आसान सी कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बच्चा,
पेपर में मुश्किल थी, मैं आपको आसान लेवल पे करवा देता हूँ, 20 सेंटीमीटर। और साइड बी की वैल्यू, चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और इजी कर देता हूँ आपके लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, पास्ट पेपर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो काइंडली तरीके से देखिएगा। अगर साइड ए की वैल्यू में क्या कर दूं 2 सेंटीमीटर, और साइड बी की वैल्यू में क्या कर दूं आपके पास 4 सेंटीमीटर, और अल्फा का एंगल दे दूं 60 डिग्री, और कहता हूं कि रिमेनिंग तमाम चीजें मुझे निकाल के दिखाओ, और क्या कहूं आपसे कि रिमेनिंग तमाम चीजें। तो बेटा इस एक एमसीक्यूज में मैं 4 एमसीक्यूज कवर करवा रहा हूं, पहले बता रहा हूं, इस एक एमसीक्यूज में 4 एमसीक्यूज कवर करवा रहा हूं। तो बेटा ये एक एमसीक्यूज नहीं है, इसके अंदर मैं 4 डिफरेंट पास्ट पेपर्स का कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं कि आपको साइड सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, आपको एंगल बीटा भी फाइंड करना है, आपको एंगल गामा भी फाइंड करना है, यानी कि तमाम एंगल्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ट्रायंगल को सोच लिया कि भाई ट्रायंगल में आपको अल्फा गिवन है, यानी कि इस साइड का एंगल गिवन है कितना 60 डिग्री गिवन है, साइड ए की वैल्यू गिवन है 2, साइड बी की वैल्यू गिवन है 4, और आपसे कहा जा रहा है बताओ साइड सी की वैल्यू और बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे। कोई मसले की बात नहीं बेटा, अभी सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लिए ना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का, बेसिक तमाम लॉ समझ लिए, अभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। भाई देखो सबसे पहला काम मैं इस बात को फिगर आउट करूंगा कि भाई साइन लॉ अप्लाई करना है, कोसाइन लॉ अप्लाई करना है। कभी भी ट्रायंगल्स को ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमेशा साइन लॉ और कोसाइन लॉ यूज करते हो, हमेशा ये बात याद रखिएगा। टेंजेंट लॉ पे नहीं जाते, पाइथागोरस थ्योरम उस वक्त यूज करोगे जब एंगल 90 डिग्री का होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसके अलावा नहीं करते। क्लियर है मेरा बेटा, ये सारी बातें मैं साथ साथ शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखा रहा हूं। अब देखो मैंने देख लिया कि कोसाइन लॉ यहां पे यूज हो सकता, क्यों कोसाइन लॉ यूज हो सकता है, क्योंकि ना तो तीनों साइड्स गिवन है और ना ही मुझे दो साइड्स उनके दरमियान का एंगल गिवन है, तो साइन लॉ यूज करूंगा। अब जब मैं साइन लॉ यूज करूंगा तो भाई कौन कौन सी साइड गिवन है, ए और बी गिवन है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन लॉ का फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो मेरा बच्चा ए की वैल्यू क्या गिवन है 2, बी की वैल्यू क्या गिवन है 4, साइन अल्फा यानी कि साइन 60 डायरेक्टली वैल्यू पुट करवा सकता, मैंने नहीं करवाई यार, और नीचे साइन बीटा जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई 2 1 2 to the 4 काट देना भी, तो इसको जब रेसिप्रोकेट करवा दूंगा पूरी इक्वेशन को, क्या करा पूरी की पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करवा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया साइन बीटा इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे साइन 60 का साइन 60 एज इट इज, मैंने क्या करा इस पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट करवा दिया। इसको एक और तरीके से मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं बेटा कि साइन बीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या हो गया 2 1 2 to the 4, और ये साइन 60 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आगे क्या हो जाएगा साइन 60 मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरा बेटा 2 का 2 एज इट इज, साइन 60 की क्या वैल्यू होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो गया मेरा बच्चा कैंसिल आउट, और सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या बचा रूट का 3, सिंपल तरीके से क्या बचा √3। अच्छा भाई, और अगर मुझे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन को दूसरी ओर सेंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वेट अ सेकंड बेटा, √3 की वैल्यू क्या है, √3 आपके पास 1 से बड़ा नंबर है, √3 क्या आपके पास 1 से बड़ा नंबर है, साइन इनवर्स, साइन की डोमेन एंड रेंज मैंने भी आपको नहीं पढ़ाई, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन और कॉस की कोई ना कोई डोमेन एंड रेंज होती है। आपको कभी भी साइन इनवर्स 1 से बड़े नंबर के ऊपर नहीं मिलेगा, मैथ एरर आ रहा होगा आपके पास, मैथ एरर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स कभी भी 1 से बड़ा आ जाए हम उसको यूज नहीं कर सकते। यानी कि मैंने जो यहाँ पे साइन 60 मतलब साइन 30 के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, यानी कि साइन 60 के ऊपर इनवर्स नहीं आगे सॉल्व होगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि मेरा बेटा यहाँ पे √3 आ रहा है, और √3 के ऊपर आप साइन इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि √3 1 से बड़ा नंबर है, तो आपका मैथ एरर हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, उसकी रेंज ही नहीं होती साइन इनवर्स की इतनी कि वो 1 से ऊपर जाए। क्लियर है मेरा बेटा, या मगर मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं, तो लेट सपोज बीटा की यहां से वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ आ जाती है, लेट सपोज क्वेश्चन में आपने सॉल्व करा, मैंने फेक डेटा लिया है, बट लेट सपोज आपने क्वेश्चन में डाला आपके पास बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई 30 डिग्री आ गई, लेट सपोज क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। अब देखो आपको एक एंगल क्वेश्चन में पहले गिवन था, आपको एक एंगल क्वेश्चन में पहले गिवन था, एक एंगल आपने यहां से फाइंड कर लिया। अब अगर मुझे तीसरा एंगल फाइंड करना है, अब अगर मुझे तीसरा एंगल फाइंड करना है गामा, तो कैसे फाइंड करूंगा, उसके लिए किसी लॉग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें पता हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इक्वल टू 180। तो भाई देखो अगर मुझे कभी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स मालूम हो, पहला एंगल क्या है 60, दूसरा क्या है बीटा 30, और गामा की वैल्यू यहां से मैं फाइंड कर लूंगा। कैसे फाइंड करूंगा भाई, 60 प्लस 30 90, तो 180 में से 90 माइनस करवा दो तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी मेरा बच्चा। यानी कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहता था इस क्वेश्चन के जरिए कि भाई देखो अगर आपको
कभी भी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल गिवन है ना, तो दूसरा एंगल पहले फाइंड कर लो, और फिर तीसरा एंगल कैसे निकालोगे, इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर फाइंड कर लोगे। बताओ भाई, कोई मसले की बात, कोई मसला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, कोई पर्टिकुलर मसला इस क्वेश्चन के अंदर? क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है मेरा बच्चा? सही है ना? कॉन्सेप्ट हमारा क्या था बेटा, मैंने फेक डेटा लिया था इस क्वेश्चन के अंदर, मेरा डेटा फेक था। फेक इसलिए था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता साइन इनवर्स √3, क्योंकि आपकी रेंज वहां पे नहीं जाती √3 के ऊपर। मगर क्वेश्चन आपको ये करवाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो सके कि भाई इस कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट का आइडिया दे रहा हूं कि भाई देखो, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक एंगल दे दो, दो साइड दे दे, और कहे कि बाकी के दो एंगल्स निकालो, तो कैसे निकालोगे कि पहला एंगल तुमने सिंपल साइन या कोसाइन लॉ पे निकाल लिया, और तीसरे एंगल के लिए दोबारा लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लॉ अप्लाई करोगे उससे भी निकल आएगा और उससे काम लंबा हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मूला, इसको यूज कर देना। क्लियर है मेरा बच्चा? आई होप तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात भी इंशाल्लाह क्लियर होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। भाई ये वो डिप्रेशन है जो अक्सर हमें अपने एग्जाम से पहले मिलता है, मगर मैथ्स के अंदर ये बड़े मजे का एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है क्या नहीं है उसको भी देख लेते हैं। यार ये बहुत मजे की चीज है, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कंफ्यूजन ना करें। लेट सपोज ये मैं हूं, सही है ना? लेट सपोज ये क्या हूं भैया, मैं हूं, मैं मासूम सा आदमी एक जगह पे खड़ा हुआ, सही है भाई? मेरे सामने कोई नदी है, किनारा है, पानी है, झील है, झरिया है, कुछ भी है, हरियाली है, कुछ भी है, सही है ना? भाई मेरी ये आंखें हैं, मैं इस आंखों से अगर सीधा देखूं, तो भाई ये क्या है, सीधा मैं देख रहा हूं, यानी कि मैं अपने आंखों से बिल्कुल अभी सीधा देख रहा हूं, कोई मसले की बात ही नहीं है। मगर क्या होगा अगर ऊपर से कोई चिड़िया गुजर रही है, कोई एरोप्लेन गुजर रहा है, मैंने अपनी मुंडी थोड़ी सी ऊपर करी और ऊपर देखना स्टार्ट कर दिया, क्या कहा भाई, मैं भी नीचे जमीन पे खड़ा हूं। भाई इसमें कोई मसले की बात नहीं, मैंने हमेशा कहा कि मैथ्स को एनालाइज करके पढ़ो। मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको एक बार मिलेगी, एनालाइज एनालाइज एनालाइज। तो भाई अभी तुम सारे के सारे इस लेक्चर को सुन रहे हो, मेरी आवाज तुम्हारी समातों में गुजर रही है, मेरी इस आवाज को सुन सकते हो, तो भाई अभी तुम बिल्कुल लेट सपोज सामने देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, बिल्कुल सामने भी देख रहे हो। अगर तुम अपने ऊपर देखना स्टार्ट कर दो, घड़ी की जाने जहां पे तुम्हारे घर की घड़ी लगी हुई है, या ऊपर वाली जो दीवार है छत की, उस पर देखना स्टार्ट कर दो, तो अब जो तुम्हारा ये चेहरा आसमान की तरफ गया है, इसको कहते हैं एलिवेशन, इसको कहते हैं ऊपर की जानिब देखना। क्यों? क्योंकि आप जरा गौर से देखना, अब नीचे इधर वापस स्क्रीन पे देखो कि भैया ये जो अब तुम ऊपर की जानिब देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुमने इस ऊपर और नीचे कोई एंगल बनाया होगा इस लाइन की रिस्पेक्ट से। भाई देखो जरा गौर से दोबारा आसमान की जानिब देखो, तो बेटा जब तुमने अपना मुंह आसमान की तरफ किया हुआ है, तो तुम्हारा अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई ना कोई एंगल बन रहा है, और तुम जो ये आसमान की तरफ देख रहे हो, इस एंगल के बनने को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स में आसान भाषा के अंदर इस बात को कह सकता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ता है। ये बात मेरी याद रखना, बहुत काम की बात कर रहा हूं। क्या कहा मैंने कि एंगल ऑफ एलिवेशन इन अदर वर्ड्स वो एंगल होता है जो नीचे से ऊपर की जानिब बनता है। अब जरा दूसरी बात सुनना, भाई तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता तुम मार्बल के फर्श पे बैठे हुए हो, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कालीन ज्यादा फर्श पे बैठे हुए हो, मुझे ये भी नहीं पता तुम सीमेंट वाले फर्श पे बैठे हो, बट मैं ऑब्जर्व करता हूँ जिस भी फर्श पे बैठे हुए हो तुम्हारे नीचे जमीन है। और अब जरा अपनी मुंडी को नीचे करके मेरा बच्चा उस जमीन को देखना स्टार्ट करो। अब जब तुम जमीन को देख रहे हो, तो मेरा बेटा इसी स्ट्रेट लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो तुम्हारे बिल्कुल सीध में है, उससे, और जब तुम नीचे अपना चेहरा करते हो, उस लाइन से और नीचे की जानिब कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म हो रहा है ना, कि कितना तुमने अपना चेहरा, कितना तुमने अपना मुखड़ा नीचे करा, तो भाई जाहिर सी बात है कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ना। और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन अदर वर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल होता है जो ऊपर से नीचे की जानिब बनता है। दो बातें कही मैंने बड़ी मजे की। क्या कहा? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर का एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे का एंगल। या फिर अगर तुम कभी भी इस बात में कंफ्यूज हो जाओ कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पता नहीं क्या बोल रहे हो, तो भाई अपने अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधी करना और आसमान की जानिब देखना। जो तुम आसमान की जानिब देख रहे हो, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एलिवेट करवाना। एलिवेटर को क्या होता है, लिफ्ट होती है ना बेटा, एलिवेटर लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट क्या करती है, नीचे से ऊपर लेके जाती है। सेम गोस फॉर हियर, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर का एंगल होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है भाई? डिप्रेशन आप उस फेज में हो जब आप अपने से नीचे वालों को ऊपर जाते हुए देखते हो। ये ना डिप्रेशन की एग्जांपल आपके लिए। ये डिप्रेशन बहुत सी और चीजों से भी होता है, बट मैं एक आसान भाषा में आपकी बात कर लेता हूँ। जब नीचे से अपने नीचे वाले लोगों को ऊपर जाते हुए देखते हो, तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो वही चीज है कि आप ऊपर से देखो नीचे की जानिब, यानी कि आप ऊपर से देख रहे हो नीचे की जानिब। आसान कर दिया ना मेरा बेटा इसको। अब जब हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है,
अब जब हम लोगों ने अब जब हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो आइए जरा एक क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। आईबीएस साइड और नस साइड पूछा जाने वाला एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो समझिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए अपने पास। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 10 meter high, from the top of a lighthouse 10 meter high, the angle of depression of a ship is, क्या कहा, from the top of a lighthouse 10 meter high, the angle of depression of a ship is 60 degree. The angle of depression of a ship is 60 degree. How far is the ship from the lighthouse? How far is the ship from the lighthouse? काइंडली क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन का क्वेश्चन है जो कि आईबीएस साइट पूछा गया। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि भैया एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब क्या हुआ यार, बचपन वो आपने पढ़ा होगी कहानी की किताबों के अंदर कि पुराने जमाने में समंदर के ऊपर लाइट हाउस लगाए जाते थे ताकि शिप्स को रास्ता दिखाया जा सके। तो वही बात कर रहा है कि एक सीधा सा लाइट हाउस है, बिल्डिंग है, यानी कि एक लाइट हाउस है, सही है ना? कितना बड़ा लाइट हाउस है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, उस लाइट हाउस के टॉप की बात कर रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। और वो लाइट हाउस 10 मीटर हाई है ग्राउंड से, यानी कि जमीन से 10 मीटर ऊपर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब क्वेश्चन को जरा स्टेटमेंट समझो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, यानी कि एक लाइट हाउस की टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म हो रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा एंगल होता है? ऊपर से नीचे बनने वाला एंगल। मैंने आपको यही बात सिखाई थी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, कि अगर ये मेरी आंखें हैं, मैं अगर बिल्कुल सीधा देख रहा हूं तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? नीचे की जानिब देखना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से, मेरी आंखों की सीध से जो एंगल नीचे की जानिब बन रहा हूं। तो आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं कि भाई देखो, ये तुम्हारा लाइट हाउस है। ये क्या है? तुम्हारा लाइट हाउस है। उसके कुछ किनारे में तुम्हारा एक शिप भी खड़ा हुआ होगा। यही बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में एक शिप की बात है, लाइट हाउस की बात है। तुमने क्या करा, तुमने जल्दी से अपने जहन में खाका सोच लिया कि लाइट हाउस का मतलब क्या, एक बिल्डिंग है और शिप थोड़े फासले पे मौजूद है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि लाइट हाउस के टॉप पे, जहां पे वो गुंबद के ऊपर लाइट लगी हुई है, वहां से बात कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की जानिब एंगल फॉर्म होना। कि लेट सपोज अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, यानी कि इस तरफ जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है, ये जो लाइन मैंने बनाई, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसकी वैल्यू क्या दे दी एग्जामिनर ने आपको? 60 डिग्री में लिखवाई है ना, 60 डिग्री, 60 डिग्री आपको दे दी। आगे कहता है हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। कहता है कि भाई बताओ, इस शिप से लेके इस लाइट हाउस तक का कितना डिस्टेंस होगा? इस शिप से लेके इस लाइट हाउस तक का कितना डिस्टेंस होगा? लेट सपोज इसको आपने एक्स कह दिया। क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करने को मैं तैयार हूं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है कि तुम्हारे पास एक लाइट हाउस है, कितना ऊंचा लाइट हाउस है? 10 मीटर का। आगे कहता है कि उस लाइट हाउस के टॉप के ऊपर तुम, वहां से एक शिप की जानिब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आ गया, या एंगल एलिवेशन जब आ गया, यानी कि तुमने अपने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और डिप्रेशन का मतलब नीचे की जानिब बनने वाला एंगल, तो ये एंगल तुम्हारा गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में, ये एंगल आपको गिवन है शिप की तरफ, सही है ना? अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा? भाई देखो, मुझे ये एंगल दिया हुआ है, अरे अल्लाह के बंदे, मुझे तो ये एंगल चाहिए होगा ना। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल की तर्ज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, अगर इस क्वेश्चन को एक ट्रायंगल की तर्ज पे सॉल्व करना चाहता हूं, तो भाई मुझे ये एंगल चाहिए होगा। मुझे तो अभी क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है। तो भाई हमने बचपन में एक जेड रूल पढ़ा था मैथमेटिक्स का थ्योरम के अंदर, कि कभी भी अगर आपको जेड की सूरत के अंदर अगर एक एंगल गिवन है, अब इस एंगल की वैल्यू भी सेम होती है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है, तो सेम गोस फॉर है, यहाँ पे भी जो एंगल आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? 60 डिग्री आ रहा होगा। ऐसा है कि ऐसा नहीं है बेटा? आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा ही है, कि अकॉर्डिंग टू जेड रूल ऑफ मैथमेटिक्स, कि अगर आपके पास ये एंगल 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, सही है ना बेटा? अब देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब ये जो ट्राइंगल है, इसके बारे में भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई ये आपके पास साइन लॉ बेस्ड होगा, कोसाइन लॉ होगा। ये प्रॉपर ट्राइंगल भी नहीं है, ये तो हमने एज्यूम करा है कि भाई मेरा जो गुंबद है, मेरा जो लाइट हाउस है वो सीधा है, और ये मेरा कोई शिप है, तो हमने इसको एक ट्राइंगल कह दिया। यानी कि जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि मेरा वो जो इमारत है वो ऑब्वियसली बेटा वर्टिकल खड़ी हुई होगी। जाहिर सी बात है ना, कोई इमारत टेढ़ी तो नहीं बनाता, कोई भी बावला इमारत को टेढ़ी नहीं बनाता, सीधी इमारत ही बनेगी ना। तो यानी कि इमारत 90 डिग्री के ऊपर होगी, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और जब कभी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो बेटा वहां पे साइन लॉ, कोसाइन लॉ हम यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं वहां पे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हम वहां पे कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रॉपर्ली ब्रश, जिस बात को मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था।
तो भाई आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सम पीपल है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर कर्ली ब्राउन हियर cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर टेंजेंट थीटा दे प्रॉपर्ली ब्रश। इट डिपेंड्स आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपका डेटा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर, या फिर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल एलिवेशन वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर फॉर्मूला आपका जो डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से पता चलेगा। अभी तक किसी बच्चे को बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैंने क्या कहा, आसान भाषा में दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। भाई देखो, लाइट हाउस की जो बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग हमेशा 90 के एंगल में बनती है ना बेटा, बिल्डिंग कभी टेढ़ी नहीं बनती, सीधी बनती है। तो लेट अस अज्यूम कि दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, उसके ऊपर सॉल्व होता है। पाइथागोरस के 3 फॉर्मूलाज आपके पास कौन कौन से होते हैं, सम पीपल हैव, कर्ली ब्राउन हियर, दे प्रॉपर्ली ब्रश। अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इट डिपेंड्स, मुझे डेटा क्या क्या गिवन है। भाई देखो, एक बात मेरी जिंदगी में हमेशा याद रखना, कभी नाकाम नहीं होगे बेटा। थीटा अगर ये है, थीटा के सामने वाली चीज हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर के सामने वाली चीज हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और इन दोनों के अलावा जो भी चीज बच गई वो तुम्हारी बेस होती है। तो भाई देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जाहिर सी बात है, अगर तुम साफ साफ बोलोगे सर परपेंडिकुलर और बेस इन तीनों में से सिर्फ टेंजेंट में आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, टेंजेंट थीटा वाला। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 10, बेस की वैल्यू क्या है x, और थीटा क्या आ रहा है मेरा, सिंपल तरीके से टेंजेंट का 60। क्या आ रहा है मेरा बेटा, टेंजेंट का 60। तो टेंजेंट का थीटा टेंजेंट 60 हो जाएगा। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से √3 इंटू 10 का 10 डिवाइडेड बाय एक्स। ये एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और √3 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय √3। हो सकता है तुम्हारा आंसर इससे पॉइंट की फॉर्म में गिवन हो, डेसिमल की फॉर्म में गिवन हो, तो बेटा कोई मसले की बात नहीं है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1.7। तो आंसर क्या आ रहा होगा, मुझसे कोई बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं, भाई बहुत ही बच्चों वाली है। लेट सपोज क्वेश्चन का आंसर 4 पॉइंट समथिंग होगा, सर आपको कैसे पता चला इतनी जल्दी। बेटा भाई देखो ना इधर, कोई मसले की बात नहीं है भाई। कभी भी आप डेसिमल को रिमूव करते हो तो अपोजिट साइड पे एक जीरो आ जाता है, कभी भी आप डेसिमल को रिमूव करवाते हो तो अपोजिट साइड पे क्या आया था, जीरो आया। तो क्या बन गया, 100 डिवाइडेड बाय 17। 100 को अंदर डालो, 17 को बाहर रखो। देखो 17 के अंदर 17 4 पे आपका आंसर क्या होता है, 17 4 5 नॉट 68, और 17 इंटू 5, हाँ 75 हो जाएगा ना। हाँ 17 5 क्या होता है आपके पास, अल्लाह भला करे क्या होगा, 17 5 85, यस 17 5 क्या होगा आपके पास 85। तो क्या कितना बचा, 15 बचा ना। अब 15 17 छोटा नंबर आ गया तो 5 पॉइंट समथिंग क्या होगा आपके पास, 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 5 पॉइंट समथिंग आपके पास इस पर्टिकुलर चीज का आंसर होगा, यानी कि तकरीबन वही 4 पॉइंट और 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पॉइंट समथिंग। कैसे भाई, जब पॉइंट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे जीरो ले लूंगा और फिर 17 के ऊपर आप चेक कर लीजिए किसके ऊपर आता है, तो 7 पॉइंट समथिंग आपका पर्टिकुलर आंसर होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डेसिमल के अंदर, 5 पॉइंट समथिंग। अगेन मैं एक बात बहुत दफा क्लियर कर देता हूं बेटा, अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, जीआईके या फास्ट की, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। अगर डेसिमल की कैलकुलेशन होगी तो जिस बंदे ने पेपर बनाया है उसको भी इस बात का आइडिया कि बच्चे को इतना एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देनी। तो भाई ऑप्शन के अंदर जाहिर सी बात है ऐसे आंसर होंगे, एक आंसर होगा 2.3, एक आंसर होगा 6.7, एक आंसर होगा 8.9, एक आंसर होगा 5 पॉइंट, या जो भी करीब 3 वैल्यू की उसका आंसर होगा। तो भाई अगर आपका 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है तो जो भी इन चारों में से करीब तरीन का आंसर होगा उस पर टिक कर दोगे। ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू बच्चा नहीं निकाल सकता, कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया हमने, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। क्लियर है बेटा। आइए अगले क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। आसान सा क्वेश्चन था भाई, बताओ कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर, तो आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का है। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ बैलून, फाइंड द हाइट ऑफ अ बैलून directly above a town, find the height of a balloon directly above a town if the measure of the, if the measure of the angle of depression, if the measure of the angle of depression of another town, of another town 5 kilometer, 5 kilometer from the first town, from the first town is 45 degree, is 45 degree. Find the height of a balloon
directly above a town if the measure of the angle of depression of another town 5 किलोमीटर from the first town is 45 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा सुन लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन समझी क्या कह रहा है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। आईबीएनएस साइट पूछने वाला बेहतरीन क्वेश्चन है। एंगल्स में अक्सर चेंज कर देता हूं क्योंकि एंगल से कुछ भी आ सकते हैं बेटा, सही है ना बेटा। क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि भाई हवा में एक बैलून मौजूद है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, हवा में एक बैलून मौजूद है और वो बैलून एक टाउन के ऊपर है। टाउन मतलब ग्राउंड के ऊपर है, आसान भाषा में कोई ग्राउंड है, इसके ऊपर वो बैलून मौजूद है। ओके, कहता है कि उस टाउन से, यानी कि उस घर से, उस टाउन से, उस इलाके से कुछ दूर जाके एक और टाउन मौजूद है। क्या कहा भैया, कहता है कि एक टाउन है, एक घर है, एक टाउन है, उसके ऊपर एक बैलून है और उस टाउन से कुछ दूर जाके एक और टाउन भी है। सही है ना मेरा बेटा। और इन दोनों टाउन्स के अंदर जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर का। एक बात तो ये कर दी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ वो जो बैलून है वो फर्स्ट टाउन के कितना ऊपर है। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन को पढ़े, तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, यानी कि उस बैलून की हाइट बताओ। क्या कह रहा है, उस बैलून की हाइट बताओ जो कि अल्लाह भला करे कहां है, फर्स्ट टाउन के ऊपर है, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे क्या कहता है, इफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, if the measure of the angle of depression from the first town, if the measure of the angle of depression from the first town, यानी कि अगर अगर तुम्हारा angle of depression from the another town, if the measure of the angle of depression from the another town is 45, यानी कि अगर तुम्हारा जो दूसरा टाउन है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री का। इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन तुमने पकड़ ली ना बेटा, तो $1 बिलियन का काम तुम्हें मिलेगा, इनाम ही इनाम है तुम्हारे लिए। देखो, ये तुम्हारे पास लेट सपोज टाउन 1 है, ये तुम्हारे पास टाउन 2 है। कहता है कि भाई तुम्हारा एक बैलून है, एक टाउन के ऊपर उड़ रहा है, दूसरे टाउन के लोग उसे 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख पा रहे हैं। जब इसने लफ्ज यूज कर दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन का, इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी तुम्हारी जगह है हाइट वाली, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी तुम्हारी, ये रफली आपने ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे नीचे बनने वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल। भाई मैंने ये एग्जांपल दी थी ना आप लोगों को कि अगर ये मेरी आंखें हैं, इस आंखों की सीध के अंदर जो एक लाइन है वो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस लाइन से नीचे की जाने बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो यहां भी तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि भाई ये बैलून से, वो क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द अनदर टाउन इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, ऊपर से बनने वाला एंगल। आपको इस एंगल की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। जब इस एंगल की वैल्यू 45 गिवन है तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू भी क्या गिवन होगी, 45 होगी, अकॉर्डिंग टू जेड रूल ऑफ द मैथमेटिक्स, जो कि बचपन में आपने थ्योरम पढ़ा होगा एक। क्लियर है बेटा। अब आपसे क्या फाइंड करने को दे रहे हैं, आपको कह रहा है इस चीज की वैल्यू बता दो, इस चीज का आंसर बता दो, इस हाइट का आंसर क्या होगा। अगेन भाई एक सिंपल सी बात है, जो मेरे पास आसमान पे चीज उड़ रही होगी, उस आसमान की उड़ने वाली चीज का डायरेक्टली नीचे जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही होगा। अगेन वी आर एज्यूमिंग कि ये पर्टिकुलर कंडीशन एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। क्यों है, एक नॉर्मल सी बात है, अपने हाथ को आसमान पे लेके जाओ और कोई पेन पकड़ लो, अपने पेन को वर्टिकल डायरेक्शन में तरफ पकड़ो। तमाम स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपने पेन को, जो पेन तुम्हारे हाथ में है, उसको जरा वर्टिकल डायरेक्शन में पकड़ो, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाओ। जाहिर सी बात है उस पेन का नीचे की जानिब कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो क्वेश्चन कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ रहा है। अब कैसे सॉल्व करोगे, अगेन मैंने क्या कहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन खाली आपको ये बताता है कि एंगल कहां से फॉर्म होगा। अब आपने सॉल्व उससे करना है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, तो अप्लाई कर लीजिए। आपको क्या डेटा गिवन है, आपको एक बेस गिवन है, आपको एक बेस गिवन है और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। अगेन टेंजेंट थीटा यूज करोगे, दे प्रॉपर्ली ब्रश, तो क्या हो जाएगा भैया, टेंजेंट 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बेटा टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, उसको x कह दो बेशक, और बेस क्या है 5 है, 5 डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ भी क्या मसले की बात है। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की जाने, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट होगा। और यहां पे बस फिर हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे फाइनली। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए,
अ लेडर प्लेस सो डेट द, लेडर यानी कि सीढ़ी, अ लेडर प्लेस्ड सो डेट द लाइन ऑफ द लेडर एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड, अ लेडर प्लेस्ड, अ लेडर प्लेस्ड so that the line of a ladder, a ladder placed so that the line of a ladder and the level of ground, a ladder placed so that the line of a ladder and the level of ground, so that the line of a ladder and the level of ground form an angle, form an angle of 74 degree, 74 को छोड़ दो, 30 60 डिग्री दो, form an angle of 60 degree, form an angle of 60 degree, a ladder placed so that the line of a ladder and the level of ground form an angle of 60 degree, form an angle of 60 degree to get the maximum safety, to get the maximum safety, to get the maximum safety, a ladder placed so that the line of a ladder and the level of ground form an angle of 60 degree to get maximum safety. How far from a vertical wall of a house, how far from a vertical wall of a house, how far from a vertical wall of a house should the bottom, how far from a vertical wall of a house, how far from a vertical wall of a house, how far from a vertical wall of a house should the bottom of, should the bottom of, should the bottom of 30 centimeter house, how far from a vertical wall of a house should the bottom of 30 centimeter ladder है, 30 centimeter ladder, how far from a vertical wall of a house should the bottom of 30 centimeter ladder be placed to guarantee maximum safety, be placed to guarantee maximum safety, be placed to guarantee maximum safety. क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए, a ladder placed so that the line of a ladder and the level of ground form an angle of 60 degree to get the maximum safety. How far from a vertical wall of a house should the bottom of, should the bottom of 30 centimeter ladder be placed to get the maximum guarantee, be placed to get the maximum guarantee. हाँ भाई बेटा, क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत मजे का है और ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है भाई. क्वेश्चन की पहले बेसिक बात, लेडर माने की सीढ़ी. क्वेश्चन कहता है कि यार तुमने एक सीढ़ी को एक ऐसी जगह पे रखना है ग्राउंड से, जाहिर सी बात है सीढ़ी आप आसमान से रख नहीं सकते, है ना भाई, कहां से रखोगे, ग्राउंड से लगाओगे कहीं ना कहीं पे, है ना बेटा. क्या कह रहा है, आपको सीढ़ी एक ऐसे एंगल से ग्राउंड की तरफ से लगानी है. अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि भैया क्या बात कर रहा है. क्वेश्चन बहुत चकमा देने वाला है, क्वेश्चन क्या है, बहुत चकमा देने वाला है. अब क्वेश्चन में नहीं पता कि भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है. अगर कहो तो एक मजे की बात बताऊं, अगर कहो तो मजे की बात बताऊं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ आपको ये बताने के लिए होते हैं कि एंगल बन कहां से रहा है, बाकी सारा काम आपने खुद से करना है. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर बताया वो ऑल्दो नहीं है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है या एंगल ऑफ एलिवेशन की कर रहा है, मगर नॉर्मल सी बात है, जो तुम सीढ़ी लगाते हो अपने घर की दीवार पे, भाई मैं नॉर्मल लेडर की बात कर रहा हूं, आई होप हर एक के घर में होगी, नहीं तो किसी हर एक ने किसी ना किसी को पेंट करते हुए देखा होगा लेडर. क्या कभी तुम अपने घर की दीवार के साथ वर्टिकल में लेडर लगा के अपने अब्बा जान को ऊपर चढ़ा सकते हो? नहीं चढ़ा सकते, लेडर गिर जाएगी. तुम इतना भी उसको इंक्लाइन नहीं कर सकते, तुम इतना भी इंक्लाइन नहीं कर सकते. हमेशा तुम अपने दीवार के साथ जब लेडर प्लेस करते हो एक स्पेसिफिक एंगल पे करते हो बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. तुम्हें पता है वो एंगल कौन सा होता है, यूजुअली 45 डिग्री का होता है, बट 45 डिग्री क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन होती है आपके पास, एक बेहतरीन पोजीशन, मगर एक अच्छे एंगल पे करते हो. ऐसा नहीं करते कि दीवार से बिल्कुल चिपका देते हो या दीवार से हटा देते हो. तो एक क्वेश्चन में बिल्कुल वही बात कर रहा है. मैथ्स को एनालाइज करोगे तो मैथ्स तुम्हें मजे की लगेगी. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास जो एक सीढ़ी है, तुमने वो सीढ़ी ऐसे प्लेस करनी है दीवार के साथ एंगल बना के मैक्सिमम सेफ्टी तुमको मिले. और दीवार के साथ जब ग्राउंड के साथ तुम्हें एंगल बनाना है तो एंगल की वैल्यू क्या दे दी, 60 डिग्री. भाई जाहिर सी बात है, ग्राउंड आसमान का तो होता नहीं है, ग्राउंड जमीन को कहते हैं, तो जमीन का एंगल तुम्हें 60 दे दिया. ऑल्दो क्वेश्चन में कहा नहीं है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है, बट जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की जानिब का एंगल है. ये कौन सा एंगल है, नीचे से ऊपर की जानिब का एंगल है. एक तरीके से कौन सा एंगल है, नीचे से ऊपर की जानिब का. तो
एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, इसका काम सिर्फ आपको ये बताना होता है कि एंगल का फॉर्म हो रहा है। इसका काम किसी फॉर्मूले को यूज करवाना नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। खाली इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि डिप्रेशन कौन सा एंगल है, एलिवेशन कौन सा है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। फॉर्मूला हमेशा तुम वो अप्लाई करोगे जो मोस्ट सुटेबल होगा तुम्हारे सिनेरियो के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन तुमसे पहली बात क्या कर रहा है कि भाई तुम्हारा जो एंगल है, जो लेडर, जो सीढ़ी तुमने दीवार के साथ लगानी है, वो ग्राउंड से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तुमने बोला सही है बेटा, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कहता है, कहता है कि भाई हाउ फार, यानी कि तुम्हारी सीढ़ी कितनी दूर है दीवार से, इस चीज को फाइंड करना है। तुम्हारी सीढ़ी कितनी दूर है दीवार से, तुम्हें इस चीज को फाइंड करना है, एक चीज। और दूसरी जो एक और चीज आपको दी जा रही है, वो ये दी जा रही है कि बॉटम 30 सेंटीमीटर का लेडर का दे दिया, यानी कि लेडर कितनी बड़ी है उसने तुम्हें उसकी वैल्यू भी दे दी। तो लेडर की वैल्यू कितनी दे दी उसने आपको क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हारी लेडर, तुम्हारी सीढ़ी कितनी हाइट की है। भाई नॉर्मल सी बात है ना, अगर आपके घर पे सीढ़ी नहीं है लकड़ी वाली, तो बेटा मैं बता देता हूँ, एक छोटी लकड़ी का अलग किराया होता है, बड़ी लकड़ी का अलग होता है। जो पेंटर आते हैं ना लेके सीढ़ी, वो बताते हैं भाई किराया। तो हर नाप की सीढ़ी होती है, 30 मीटर की भी, 40 मीटर की भी, 50 मीटर की भी, 60 मीटर की भी, सो ऑन यू कैन नेम इट। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में सीढ़ी का आपको रेट भी दे दिया। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा कि बेटा चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, वो फॉर्मूला डिफाइन नहीं करेगा। फॉर्मूला तुम वो अप्लाई करोगे यहाँ पे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रॉपर्ली ब्रुश में से जो मोस्ट सुटेबल होगा। लेट सपोज इस क्वेश्चन में तुम्हें डेटा में क्या क्या गिवन है। देखो थीटा के सामने वाली चीज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। परपेंडिकुलर के सामने वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और जो चीज बच गई उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बेस कहते हैं। तो देखो अब तुम्हें सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रॉपर्ली ब्रुश, इन तीनों फॉर्मूले में से तुमने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मोस्ट सुटेबली अप्लाई हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें बेस भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो भाई बेस और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में आता है, सर सम पीपल हैव, नहीं मेरा बच्चा, सम पीपल है, पीपल आ गया तो साइन थीटा वाला तो अप्लाई नहीं कर सकते। दे प्रॉपर्ली ब्रश, टेंजेंट थीटा भी अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा बचा, कर्ली ब्राउन हेयर। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर। तो कॉस का कॉस, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है 60 डिग्री, बेस क्या है आपका x जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, सिंपल तरीके से 30। तो cos 60 क्या होता है 0.5, तो हाफ पावर एज 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 15 आ जाएगी। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर आप अपनी सीढ़ी को प्लेस कर रहे होगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी बहुत सॉल्व करवाए थे, आज भी सॉल्व करवा दिए न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म के अंदर, कि बेटा ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आती है। आईबीए साइड, नस साइड, फास्ट साइड, ये क्वेश्चन बेतहाशा आते हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। आज की क्लास को बस बेटा एंड करने वाला हूँ। लास्ट में आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हमने साइन लॉ भी डिस्कस करा आज की क्लास में, जब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स कर रहे थे। तो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना तरीके से सीखा है। हमने साइन लॉ भी बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, कोसाइन लॉ भी डिस्कस करा है। तो लास्ट में टेंजेंट लॉ भी आपको बता देता हूँ बेटा। टेंजेंट लॉ का खाली आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कि बहुत दफा फॉर्मूला पेपर में आ जाता है। तो नॉर्मली मैं कोचिंग लेवल में बेटा मल्टीमीडिया पे पढ़ाता हूँ, तो मेरे सारे स्लाइड्स रेडी होती हैं। सो टेंजेंट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आसान सा फॉर्मूला है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टेंजेंट बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, b प्लस c डिवाइडेड बाय b माइनस c। और टेंजेंट अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है, c प्लस a डिवाइडेड बाय c माइनस a। तो ये टेंजेंट लॉ है। ये लॉ खाली आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला देख लो खाली इसका, बेहतर है। इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना आपने, क्योंकि साइन लॉ की एडवांस फॉर्म होती है, अलग से कोई लॉ नहीं कहलाया जाता यूजुअली। बट इसको याद रखने का तरीका मैं डिफाइन कर देता हूं कि भाई देखो, जो भी ऊपर आपके पास एंगल का एडिशन है ना, उसी के एंगल्स की साइड्स ऐड हो रही है। जो भी एंगल का सब्ट्रैक्शन है उन्हीं की साइड्स माइनस हो रही है। जिस भी एंगल का एडिशन है वही साइड ऐड होती है, जिस भी एंगल का सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, वही साइड माइनस होती है। और हमेशा आपके पास ऊपर एडिशन है नीचे सब्ट्रैक्शन है, हमेशा ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन है। तो टेंजेंट लॉ भी आसान तरीके से याद करवा देता हूं कि भाई क्या है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है। एंगल वाली चीज में ऐड होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा, एंगल्स के अंदर सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा। जिन एंगल्स पे टेंजेंट लॉ ले रहे हो
उन्हीं की साइड होगी। लेट्स सपोज अगर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 है तो इक्वल टू किस तरफ क्या होगा, a प्लस बी। अगर नीचे अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 है तो इक्वल टू किस तरफ क्या होगा, a माइनस बी। अगर बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 2 है तो क्या होगा, बीटा और गामा की साइड जो कि b प्लस सी होती है। और अगर नीचे बीटा माइनस गामा डिवाइड बाय 2 है तो क्या होगा, b माइनस सी होगा। यानी कि टेंजेंट लॉ तो हलवा बन गया भैया। अच्छा, असल में इसका एमसीक्यूज आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये भी याद करवा दिया। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। इस लेक्चर में हमने ट्राइंगल को सॉल्व करने का तरीका देखा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के दूसरे पार्ट के ऊपर होगा, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड डिफरेंट अदर टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और बस फिर उसके बाद एक आध लेक्चर और ही होगा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, जिसके बाद फाइनली वी कैन से कि यार हम लोगों ने नस्ट लेवल की ट्रिगोनोमेट्री कवर कर ली है और एक बहुत बड़ा मार का अंजाम दिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप अपनी प्रीशियस एडवाइस कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा मुझे लाजमी दीजिएगा। आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, आप काइंडली जरूर बताइएगा। ना सिर्फ खुद देखें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।